Good evening, students. Welcome to the Be the Deepa's biology class for 9. Okay. इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था जीवन की मौलिक इकाई या द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि लीवेनहॉक ने उसे जीवित कोशिकाओं को 1674 में देखा। इस प्रकार से हम लोगों ने सेल थ्योरी एंड मॉडर्न सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, इन चीजों के बारे में जाना। आज इस वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 है, पहला वीडियो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि कोशिकाएं कैसी दिखती हैं, हम कोशिकाओं को किस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं को आसानी से देखने का एक तरीका ये है कि हम अगर प्याज की झिल्लियों का अस्थायी स्लाइड बनाते हैं, तैयार करते हैं और उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखते हैं, तो हमें कोशिकाएं दृष्टिगोचर हो सकती है आसानी से। क्योंकि मैं इस एक्टिविटी को करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्यों प्याज की झिल्ली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी किताब में भी सबसे पहला एक्टिविटी कोशिकाओं को देखने का यही दिया हुआ है। तो हम लोग आज यहाँ इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक प्याज के झिल्ली का अस्थायी स्लाइड तैयार कर सकते हैं और उसे कैसे हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक प्याज लेना होगा। जैसे कि आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ एक प्याज ले लिया है। ठीक है, इस प्याज को काट कर हमें इसका छिलका निकालना होगा। जैसे कि मैं इसके सबसे पहले ये बाहरी जो छिलका है मैंने इसे निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्याज का छिलका आपको कैसा नजर आ रहा है। इसका एक सतह उभरा हुआ है जिसे उत्तल सतह कहा जाता है, और इसका एक सतह जो अंदर की ओर धंसा हुआ है इसको इसका अवतल सतह कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्याज के इस छिलके का जो अवतल सतह होता है उसमें से हम प्याज की एक पतली झिल्ली निकालेंगे। और इसे निकालने का तरीका तो हाथ से नहीं, बल्कि इसे हम लोग चिमटी की मदद से या फोर्सेप की मदद से निकालते हैं। पर यहाँ चूंकि मेरे पास चिमटी उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको हाथ से ही निकाल कर दिखाता हूँ कि प्याज की झिल्ली कैसी होती है। तो ये मैंने एक प्याज की झिल्ली यहाँ से निकाल ली है। ठीक है, ये है प्याज की झिल्ली। ओके, अब इस प्याज की झिल्ली को हम लोग क्या करते हैं, इसे चौकोर आकार में काट कर और इसे हम लोग एक पेट्री डिश में रख देते हैं, और या फिर वॉच ग्लास में रख देते हैं। उस वॉच ग्लास में कुछ पानी लेकर के, कुछ जल उसमें लेकर के हम लोग उसके चौकोर टुकड़े को रख देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों ने एक प्याज लिया। ठीक है, इस प्याज से हम लोगों ने उसका छिलका, इस प्रकार का छिलका हम लोगों ने निकाल लिया, जो कि हमें कैसा प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल इस प्रकार का प्राप्त हुआ, जिसमें से हम जानते हैं कि इस सतह को हम लोग कहते हैं उत्तल सतह, और इसके अंदर के सतह को हम लोग कहते हैं अवतल सतह। ठीक है, उत्तल सतह, अवतल सतह, इंग्लिश में इसे कहेंगे हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस, और ये हो जाएगा कॉनकेव सरफेस। ओके, तो इस अवतल सतह से हम लोगों ने उस झिल्ली को निकाला और इसका चौकोर टुकड़ा काट करके हम लोगों ने क्या किया, उसे इस प्रकार के वॉच ग्लास में, जिसमें जो पानी से भरा होगा, इस वॉच ग्लास में हम लोग उस चौकोर टुकड़े को रखेंगे। इससे क्या होगा कि ये सूखने से बच जाएगा। ठीक है, ये जैसे सूख ना पाए, इसके लिए हम लोग इसे इस प्रकार रखते हैं। इसके बाद हम लोग एक कांच का आयताकार स्लाइड लेते हैं। इस स्लाइड के ऊपर निडल या ब्रश की मदद से, पेंट ब्रश जो पतला 0 पावर का ब्रश आता है, उससे हम लोग इस चौकोर टुकड़े को लेकर इस स्लाइड के ऊपर में रख देते हैं। ठीक है, तो ये है कांच का आयताकार स्लाइड, जिसके ऊपर हम लोगों ने उस चौकोर टुकड़े को रख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इस चौकोर टुकड़े में जो कोशिकाएं हैं उसे अभिरंजित करने के लिए, रंगने के लिए हम लोग कुछ रासायनिक रंजकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सैफ्रेनिन। ठीक है, अगर पादप कोशिका है तो उसके लिए हम लोग सैफ्रेनिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर जंतु कोशिकाओं को देखना हो तो वह हम लोग उसके लिए हम लोग मेथिलीन ब्लू, ठीक है, का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चौकोर टुकड़े के ऊपर में
1 या 2 बूंद सैफरन का डाल देंगे, ठीक है, जो कि पिंक कलर का होगा। तो सैफरन डाल देंगे। अगर सैफरन ज्यादा गिर गया है तो हम लोग उसे ड्रेन आउट भी कर सकते हैं, पानी की मदद से उसे हटाकर साफ कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक आयताकार या गोलाकार कांच के टुकड़े से इसे ढकना पड़ता है। उस कांच के टुकड़े को हम लोग कहते हैं कवर स्लिप, ठीक है। तो इसमें कवर स्लिप कैसे डाला जाता है या डालने से पहले क्या करते हैं, कवर स्लिप डालने से पहले हम लोग इसके ऊपर में ग्लिसरीन का एक बूंद डाल देते हैं, ताकि कवर स्लिप जब इसके ऊपर डालेंगे तो वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। कवर स्लिप डालने का एक खास तरीका होता है। कवर स्लिप चूंकि एक कांच का आयताकार टुकड़ा होता है, मान लीजिए ये आपका आयताकार कांच का या वर्गाकार कांच का टुकड़ा है, इसे आप कैसे रखेंगे, तो इसका एक किनारा हम लोग क्या करते हैं, उस ग्लिसरीन जो इसमें फैल गया है उससे सटा देते हैं और इसे एक निडल के मदद से हम लोग इसे टिका देते हैं, ठीक है। और ये सतह से 45 डिग्री के कोण पर हम निडल को टिकाते हैं। मतलब अगर ये हमारा कवर स्लिप है तो हम लोग निडल के मदद से इसे इस तरह से टिकाते हैं। ये मान लीजिए हम लोगों का वो स्लाइड है, ठीक है, ये हमारा स्लाइड है और ये हमारा कवर स्लिप है। तो कवर स्लिप को निडल के मदद से हम लोग इस प्रकार टिकाते हैं 45 डिग्री के एंगल में। फिर इसे धीरे धीरे क्या करते हैं, उसके ऊपर में रखते हैं। ऐसा करने का कारण ये है कि जैसे जैसे हम इसे नीचे की ओर ले जाएंगे, ठीक है, वो ग्लिसरीन जो है इसके किनारे पर पूरा फैल जाएगा। और धीरे धीरे डालने का मतलब ये होता है कि अंदर में किसी प्रकार का कोई गैस बबल जो है वो ना रह जाए, ताकि ग्लास बबल रहने से फिर वो इमेज जो है उसका साफ तरह से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग गैस बबल फ्री इस स्लाइड को तैयार करेंगे कुछ इस प्रकार से। कांच रखने का वो ग्लास कवर स्लिप रखने का तरीका जो है वो निडल की मदद से इस प्रकार होता है। तो जैसे ही हम लोग ये कवर स्लिप इसके ऊपर चढ़ जाएगा, पूरा ग्लिसरीन जो है वो फैल जाएगा पूरे कांच के नीचे और ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि पूरा पारदर्शी हो जाएगा। तो हम लोग इस स्लाइड को, ये हमारा तैयार हो जाएगा प्याज की झिल्ली का अस्थायी स्लाइड। अब इस स्लाइड को हम लोग क्या करते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है, इसे देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होता है, हम लोग जानते हैं। एक को आईपीस कहा जाता है, जहां आंख लगाकर देखते हैं, और जो इस ऑब्जेक्ट के सामने रहता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। दोनों ही लेंस जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस होता है, ठीक है। दो लेंस वाला ये सूक्ष्मदर्शी कहलाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और इसके मदद से जब हम प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं को देखते हैं तो वो कोशिकाएं कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं, ठीक है। कैसे दिखाई देगी वो कोशिकाएं, तो वो कोशिकाएं कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, बहुभुजाकृति, ठीक है। कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं हमें दृष्टिगोचर होते हैं, ठीक है। ये पतली पतली झिल्लियों वाली कोशिकाएं और उसमें छोटा सा केंद्रक भी हमें नजर आता है। ये कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से नजर आती हैं और ये सब उसका है केंद्र, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो कोशिकाएं प्याज की झिल्ली में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ एक चीज आप देख सकते हैं कि सभी कोशिकाएं लगभग एक जैसी है, एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। और इनकी आकृति को अगर हम ध्यान दें, और यहाँ प्याज की आकृति को हम ध्यान दें, क्योंकि ये प्याज के अंदर ही ये कोशिकाएं मौजूद है, तो दोनों की आकृति में कितना फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटी छोटी कोशिकाएं जो भिन्न आकृति के होते हैं मिल करके एक बिल्कुल ही अलग आकृति के संरचना को एक अलग आकृति तैयार कर सकता है, ठीक है। यानी कि प्याज की आकृति से ये कोशिकाओं की आकृति बिल्कुल भिन्न है, लेकिन संपूर्ण प्याज जो है इसी प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम गाल की कोशिकाओं को भी का भी अस्थायी स्लाइड बनाकर देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में उसको, ठीक है। विधि इसी प्रकार का होगा, उसमें से हम गाल से खरोच कर कोशिकाएं निकाल लेते हैं और उसके बाद उसे अभिरंजित करके माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ठीक है। तो
यहाँ हम लोगों ने देखा कि यहाँ कोशिकाएं सब एक जैसी हैं और मिल करके एक बड़ी संरचना को बनाती है। इस बात से ये प्रमाणित भी होता है कि विभिन्न जीवों का शरीर इसी प्रकार की छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाओं का आकार आकृति भिन्न हो सकता है उस संपूर्ण जीव से, लेकिन सच्चाई यही है कि उन छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही इन ऐसे बड़ी आकृतियों का निर्माण हुआ है। माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद, ठीक है, माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही इन छोटी-छोटी कोशिकाओं को देखना संभव हो पाया है और हम लोग ये जान पाए हैं कि केवल मात्र एक अकेला कोशिका भी एक जीव हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप सब भी जानते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास, यूग्लेना, ट्रिपैनोसोमा, गियार्डिया, ऐसे कई नाम और हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि एक कोशिका अकेले एक संपूर्ण जीव होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब कई कोशिकाएं मिल करके एक जीव को का निर्माण करती है तो उसको हम लोग बहुकोशिक जीव कहते हैं। जैसे कि जैसे फंगस हो गया, ठीक है, फफूंद जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि पादप है, जंतु है, जो बड़े जीव हैं जो आसानी से दृष्टिगोचर होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं जिन्हें हम, वो सभी क्या है, बहुकोशिक जीव हैं। तो इस प्रकार से एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बना हुआ है, जबकि वो जीव क्यों है, क्योंकि एक अकेला कोशिका जो है वो संपूर्ण जीवित रहने के लिए जो भी कार्य है उसे संपन्न करता है अकेले ही, और एक बहुकोशिक जीव में कोशिकाएं मिल करके एक जीव को जीवित बनाए रखता है। बहुकोशिक जीवों में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है। उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन क्या होता है, कोशिकाएं बढ़ जाती है अलग अलग कार्यों को करने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, वो देखने को मिलता है हमें बहुकोशिक जीवों में। जबकि क्या एक कोशिक जीवों में भी इस प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है? एक कोशिकीय जीव तो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो फिर इसमें डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन किस प्रकार से हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कोशिकाओं के अंदर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं हैं जो अलग अलग कार्य करती है, यहाँ पर श्रम का विभाजन है। जैसे एक कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स इंग्लिश में कहा जाता है। तो वो ऑर्गेनल्स जो है वो क्या करती हैं, वो अलग अलग कार्यों को करती है, और जिसके वजह से वो संपूर्ण कोशिका जो है एक जीव की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ये कोशिकाएं कितनी संख्या में पाई जा सकती है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक कोशिका अकेले एक जीव जैसा के समान हो सकता है, या कई कोशिकाएं मिलकर एक जीव को बना सकती है। ठीक है, तो कोशिकाओं का संख्या भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जितना बड़ा जीव उतनी ज्यादा कोशिकाएं। मनुष्य में लगभग 10⁻14 सेल्स पाया जाता है ऑन एन एवरेज, यानी कि औसतन 10⁻14 सेल्स एक ह्यूमन बॉडी में सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि कोशिकाएं जो है उसका आकार क्या होता है, कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है। कोशिकाओं की आकृति कैसी कैसी होती है, क्या सारी कोशिकाएं इसी के समान है? बिल्कुल नहीं है। कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकृतियों की होती है। यहाँ तक कि एक ही जीव के अंदर भी कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार और आकृति की हो सकती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक यहाँ लिस्ट तैयार करते हैं जिनमें हम देखेंगे कि कोशिकाओं का जो आकार है वो किस प्रकार से भिन्न भिन्न होता है। कोशिकाओं का आकार, कोशिकाओं का आकार सिंपली हम लोग कह सकते हैं सेल साइज। ओके, सेल साइज। ठीक है, याद रखिए आकार और आकृति में भिन्नता है। आकार का मतलब होता है कितना बड़ा या कितना छोटा, और आकृति जो है वो किसके समान होता है, जैसे गोलाकार होना, ठीक है, या अंडाकार होना, या बेलनाकार होना, ये सब आकृतियां हैं। ठीक है, ये कितना बड़ा या कितना छोटा, ये उसका आकार कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे कि सामान्य तो कोशिकाएं जो है 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर, 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच होती है। मतलब कोशिकाओं का आकार जो होता है 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इससे बड़ी कोशिकाएं या 1 से छोटी कोशिकाएं नहीं हो सकती है। प्रकृति में 100 माइक्रोन से बड़ी कोशिकाएं भी है और इससे छोटी कोशिकाएं भी है। तो प्रकृति में जो सबसे बड़ी कोशिकाएं हमें ज्ञात है, ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, ठीक है, और हिंदी में मैं कह दूंगा ताकि दोनों मीडियम के बच्चों के लिए
आसानी हो जाएगा ये। तो जो लार्जेस्ट सेल है इन नेचर, लार्जेस्ट सेल वो हम लोग सब जानते हैं, वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से होता है 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये दोनों क्या है, 15 सेंटीमीटर वो लेंथ में होता है और 13 होता है उसका ब्रेड्थ। ओके, अच्छा, जो लॉन्गेस्ट सेल होता है, जो लॉन्गेस्ट सेल है वो क्या है, वो है नर्व सेल। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी का नर्व सेल मान सकते हैं। ये 90 टू 100 सेंटीमीटर का होता है लॉन्गेस्ट सेल। और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है नेचर में, जो स्मॉलेस्ट सेल पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, या इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग कहते हैं, मैं ऑब्लिक दे के लिख देता हूँ, PPLO। PPLO यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक पैथोजन है और इसका आकार लगभग 0.2 से लेकर 0.4 माइक्रोन होता है। ये म्यू है, माइक्रोन। ओके, ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होता है, ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट सेल होता है वो क्या होता है, वो होता है ओवम। यानी कि फीमेल का जो ओवम होता है, एक सेल होता है, वो होता है लार्जेस्ट, और इसका मेजरमेंट लगभग ये 0.1 मिलीमीटर साइज का होता है। और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है वो होता है स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जिसका मेजरमेंट लगभग 4 माइक्रोन का, ये 4 माइक्रोन का होता है। ठीक है, और अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी में, लॉन्गेस्ट सेल, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो नर्व सेल ही होगा। उसका मेजरमेंट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग मेजरमेंट पहले देख लिए। एक नर्व सेल लगभग 1 मीटर तक लंबा भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ समरी है मैंने यहाँ दे दिया है कि लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच का एग होता है, सबसे बड़ा सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसको हम लोग कुछ इस तरह से भी उसका मेजरमेंट लिखते हैं, 170 मिलीमीटर इंटू 135 मिलीमीटर, ये उसका जो है लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है नर्व सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, और यहाँ ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होता है वो ओवम होता है, और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो स्पर्म सेल होता है 4 माइक्रोन का। ये एक्चुअली रेड ब्लड सेल से कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि रेड ब्लड सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, बट रेड ब्लड सेल से थोड़ा सा बड़ा होता है, 5 माइक्रोन का होता है, और स्पर्म सेल जो है वो लगभग 4 माइक्रोन का होता है। और ये हम लोग बात कर रहे हैं स्पर्म सेल के हेड रीजन का एक्चुअली, क्योंकि उसका जो नेक एंड टेल है वो तो काफी माइन्यूट है, इसीलिए उसका जो हेड रीजन का ये मेजरमेंट है 4 माइक्रोन। ओके, और लॉन्गेस्ट सेल तो वही नर्व सेल ही है, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा कोशिका वो नर्व सेल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि कोशिकाओं का आकार जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाएं होती है। सबसे मजेदार बात है, अगर हम लोग अमीबा के बारे में बात करें, तो अमीबा का जो जो आकृति, अब हम लोग बात करेंगे आकृति के बारे में। ठीक है, कि कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकृतियों की होती है। कहीं कोशिकाएं आपको गोलाकार मिलेगा, कहीं अंडाकार है, कहीं पर वो तरकुरूप होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर वो जो है शाखित होता है। ठीक है, कहीं पर वो डिस्क के आकार का होता है, कहीं डम्बल शेप्ड होता है, कहीं गोल, कहीं वो जो स्फेरिकल होता है, बॉल की तरह होता है। तो कोशिकाएं कहीं पर वो घनाव के आकार का, कहीं घन के आकार का होता है। तो कोशिकाओं की जो आकृति होती है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों की कोशिकाएं हैं। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी का ही बात करेंगे, मनुष्य के शरीर का, तो मनुष्य के शरीर में भी भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न आकृतियों वाली कोशिकाएं हमें मिलेंगी। एक बात यहाँ विशेष रूप से याद रखना है, वो ये कि कोशिकाओं का जो भी आकार या आकृति होता है
वो कहीं ना कहीं उसके कार्य को दर्शाता है। एक कोशिका को जिस प्रकार का कार्य करना पड़ता है प्रकृति में, उसे उसी प्रकार का आकार और आकृति प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि किस प्रकार ह्यूमन बॉडी में अलग अलग जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग आकृतियों के होते हैं और उनका आकृति किस प्रकार उनके कार्यों में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, मुझे आशा है कि आज का जो भी ये वीडियो में जो भी दिखाया गया, जो पढ़ाया गया, आपको समझ में आया होगा। और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले वीडियो में हम लोग ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स को लेकर के देखेंगे कि उनकी आकृतियां किस प्रकार भिन्न भिन्न होती है और किस प्रकार भिन्न आकृति उन्हें भिन्न प्रकार या स्पेसिफिक या विशेष प्रकार के कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। धन्यवाद।